नमस्कार। आइए आज हम लोग जानते हैं ओम के नियम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है ओम का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे विद्युत के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्लास 10th में इसे विशेष रूप से पढ़ना है। उसके अलावा इसका उपयोग इंटरमीडिएट में भी होता है। आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ विभिन्न आइकॉन दिखाए गए हैं। जैसे ये अगर इस तरह का साइन है इसका मतलब ये फिक्स रजिस्टर है। ये ओल्ड सिंबल था। पहले इसी तरह के ये फिक्स रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। अब आजकल ये इस तरह के रजिस्टर फिक्स रजिस्टर न्यू सिंबल जो है ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर यह जो देखते हैं अगर इस पे ऐसा तीर लगा हुआ है फिक्स रजिस्टर्स के ऊपर तो ये रियो स्टेट को शो करता है। उसी तरह ये प्री सेट रियो स्टेट है अगर इस तरह का सिंबल हो ऊपर में कांटी जैसा। उसी तरह यह पोटेंशियोमीटर का है और उसके नीचे प्री सेट पोटेंशियोमीटर ये इस तरह का है। और फिर थर्मिस्टर जो है उसका इस तरह का इस्तेमाल होता है। उसी तरह वोल्टेज अगर डिपेंडेंट रजिस्टर की बात की जाए तो उसके बारे में ये आप इस तरह का संकेत देखेंगे तो समझ जाए कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। उसी तरह लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इसके बारे में ये इस तरह का साइन होता है। उसी तरह स्ट्रेन गॉज की बात की जाए तो ये ऐसा संकेत होता है। और अगर इस तरह का है तो थर्मोकपल को शो कर रहा है और ये अगर है तो बैरेटर को शो करता है। उसी तरह नॉन इंडक्टिव रजिस्टर ये सिंबल जो है ये इसका अब हालांकि इसका इस्तेमाल ऐसा होता अब नहीं लेकिन पहले इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब आइए ओम के नियम। ओम का नियम क्या है? वास्तव में ओम का नियम जो वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस इस तीनों को एक गणितीय निरूपण व्यक्त करता है। उसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम एक मौलिक नियम है जो विद्युत सर्किट में वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को परिभाषित करता है। यह नियम विद्युत इंजीनियरिंग के लिए एक आधारभूत सिद्धांत है और इसका व्यापक रूप से विद्युत उपकरणों के डिजाइन और विश्लेषण में उपयोग इसका किया जाता है। आइए तो हम लोग कुछ ओम के नियम के और विशेष गुणों के बारे में जानते हैं। ये देखिए ओम के नियम का गणितीय प्रतिरूप जो कि मेट्रिकुलेशन में ऐसा पूछा जाता है और इंटरमीडिएट में भी इसको इस रूप में इससे संबंधित प्रश्नों का हल करते हैं। ओम के नियम का गणितीय प्रतिरूप की बात की जाए तो V इक्वल टू आई आर होता है, जहाँ V से तात्पर्य वोल्टेज है, I मतलब धारा हो और R उसका प्रतिरोध है। अब वास्तव में वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक विद्युत क्षेत्र द्वारा एक विद्युत आवेश पर लगाया गया बल है। कहने का तात्पर्य वोल्टेज क्या है? ये एक बल है। अब ये बल कैसा बल है? तो एक विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर विद्युत आवेश पर वह जो बल लगाया जाता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। दूसरा है धारा। धारा जब की बात की जाए तो धारा एक विद्युत चालक में प्रति यूनिट समय में आवेश की जो प्रवाह की दर है उसे ही धारा के नाम से हम जानते हैं, जिसे आई कहते हैं। और तीसरा है प्रतिरोध। नाम से स्पष्ट है प्रतिरोध यानी कि यह आपको विरोध उत्पन्न करेगा। तो प्रतिरोध एक सामग्री के माध्यम से विद्युत प्रवाह के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता है। अब जरा आप गौर करें यह जो पाई चार्ट है तो पाई चार्ट में ये एम्पियर्स है, ये वोल्ट्स है, ओम्स और वाट्स है। अब देखिए आई दैट मीन्स कि यह विद्युत धारा है। तो यह तीनों जो फॉर्मूला है ई बटा आर, पी बटा ई या रूट अंडर पी बटा आर, ये आई से ही रिलेटेड ये तीनों फॉर्मूला है। और आपको प्रश्न इसी से रिलेटेड कभी ई दे दिए जाएंगे, कभी आर दिया जाएगा और कभी आई जो है आपको ज्ञात करना। उसी तरह पावर ज्ञात करना है। अब यहाँ पी का तात्पर्य क्या है? पी का तात्पर्य है शक्ति और ई है वोल्टेज और आई जो है आई मतलब हो गया धारा और आर हो गया रेजिस्टेंस। इसी इसी से रिलेटेड ये सभी जो है जितने भी फार्मूला है। और ई के अगर इस पाई चार्ट में बात करें ई तो ई क्या है? ई इक्वल टू आर इंटू आई हो सकता है, जहाँ ई क्या हुआ? ई वोल्ट्स है, आर रेजिस्टेंस है और आई विद्युत धारा को शो करता है। उसी तरह पी उसकी पावर है। पावर में अगर हम धारा से भागा देते हैं तो हमें वोल्ट्स यानी कि ई के बारे में हमें पता चलता है, यानी वोल्टेज कितना है वो हमें पता चलेगा। उसी तरह यहाँ पावर और रेजिस्टेंस को गुणा करते हैं और उसका रूट निकालते हैं तो यहाँ भी वोल्ट्स की प्राप्ति हमें हो जाती है। सेम उसी तरह पावर जो वाट्स, जो जैसे हम घर में बिजली का वाट का बल्ब जलाते हैं, कितने वाट का है? 40 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट। तो यह जो है ये यहीं से ये आता है। इसमें एनर्जी में अगर धारा का मल्टीप्लाई हो तो हमें वाट्स की प्राप्ति होती है। उसी तरह रेजिस्टेंस में अगर धारा के स्क्वायर से हम गुणा कर देते हैं तो हमें पावर उसकी शक्ति के बारे में पता चलता है। उसी तरह जो आपका वोल्टेज का स्क्वायर है और उसमें अगर रेजिस्टेंस से भागा देते हैं तो हमें वाट्स जो है उसकी शक्ति यानी कि पावर, उसकी पावर जो है वो हमें पता चलता है।
सेम उसी तरह ओम्स जो है वो रेजिस्टेंस के बारे में जब हमें पता लगाना होता है तो वो ई बटा आई, ई स्क्वायर बटा बी और पी बटा आई स्क्वायर। अब सभी लोग इस पाई को अगर मतलब इस चार्ट पाई डायग्राम को अगर दिमाग में याद रखें तो हमें लगता है कि ओम के गणितीय निरूपण से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से उसे हल कर देंगे। केवल एक ही फार्मूला पर नहीं रहना है कि V इक्वल टू आई बाई आर, उसी से निकला हुआ ये सारा फार्मूला है, उसे हम जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि गणितीय अगर कोई प्रश्न आते हैं, आंकिक प्रश्न चूंकि फिजिक्स में आते ही रहते हैं, तो उसका हल हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ओम के नियम की मूलभूत धारणाएं। ओम के नियम की मूलभूत धारणाएं क्या है? तो ओम का नियम यह मानता है कि प्रतिरोध अस्थिर है, रेजिस्टेंस अस्थिर है और यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है, इसको तापमान से कोई मतलब नहीं है। अब ओम के नियम में रैखिकता और अस्थिर प्रतिरोध इस दोनों का महत्व है। रैखिकता का तात्पर्य क्या है? ओम का नियम यह बताता है कि वोल्टेज और धारा के बीच जो है संबंध वह रैखिक है। कहने का तात्पर्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में एक तरफ बी देते हैं और एक तरफ आई देते हैं, तो उसके बीच से जो लाइन जाती है वही हमें उसके रैखिक जो संबंध है वही रैखिकता ओम के नियम की सबसे मूलभूत जो है आवश्यकता यानी प्रतिरोध को वह बताता है। उसी तरह अस्थिर प्रतिरोध यह मानता है कि प्रतिरोध अस्थिर है, यह तापमान, आवृत्ति या अन्य कारकों से प्रभावित नहीं होता। अब प्रश्न इसी से आता है एग्जाम में, जो आंकिक प्रश्न है उससे रिलेटेड प्रश्न दे देगा या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहां से यह पूछता है तो वह पूछेगा कि यह प्रतिरोध जो है यह किस चीज पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए आपको दे दे इसमें कि तापमान दे दे, आवृत्ति दे दे या अन्य कारक कुछ दे देगा, उसमें कहेगा इसमें या सभी दे देगा, तो यह कहेगा इसमें जो है यह किससे प्रभावित नहीं होता है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अब उसी में से कोई इसको उठा के दूसरा चीज दे देगा, तो उस स्थिति में बच्चे गलतियां करते हैं। तो आपको ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोध जो है यह तापमान, आवृत्ति या अन्य कारकों से प्रभावित नहीं होता है। अब यहाँ इसको देखिए, इस डायग्राम में यह ऊपर जो है इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी दिशा अगर इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये चारों तरफ ऐसे ही, ये चूंकि ये तो गोल होता है और चारों तरफ इसकी एक समान जो है सीमाएं होती है। अब देखिए इस जो है इसका डायरेक्शन जो है तो ये यही है, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक करंट, यह जो है यही ओम का नियम है कि अगर जो है अगर हम भी जो है एक तरफ वोल्टेज है और तो उसमें जितना करंट का फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस है उस दोनों का गुना जो है वही ओम के नियम को शो करता है। आइए इस कड़ी में कुछ और आगे बात करें कि ओम के नियम का प्रयोग आखिर क्या होता है। तो ओम का नियम का प्रयोग करके हम विद्युत सर्किट में वोल्टेज, धारा या प्रतिरोध को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज का निर्माण तो कैसे होगा, तो V इक्वल टू आई आर होता है। उसी तरह धारा का निर्धारण तो I इक्वल टू V अपॉन आर होता है। उसी प्रतिरोध का निर्धारण तो R इक्वल टू V अपॉन आर, यानी कि एक ही फॉर्मूला से सभी बने हुए हैं। इस चीज देखिए यहाँ अगर V को हमने V को यहाँ छोड़ दिया, R को इधर लेके आ गया तो I के बारे में हमें पता चल जाता है। उसी तरह R हमें ज्ञात करना तो I को इधर लेके आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अगर एक फार्मूला हमें पता है तो तीनों फार्मूला हम आसानी से पता कर सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों का हल किया जा सकता है। अब देखिए कि ओम के नियम का प्रयोग करके हमें सर्किट का विश्लेषण कैसे करना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए ओम्स लॉ का ट्रायंगल है ये VIR। इसमें देखिए अगर हमें V के बारे में है तो V बराबर क्या होता है I इंटू आर, यह जो है आपको होता है V इक्वल टू I इंटू आर। उसी तरह अगर हमें करंट पता करना है तो ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस इस दोनों का जो है इसमें अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमें यह प्राप्त होता है। और उसी तरह अगर रेजिस्टेंस का है तो वोल्टेज में अगर हम धारा से इसको करते हैं डिवाइड तो हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है। अब विधि में क्या है, इसमें यह जो है ओम का नियम का उपयोग करके हम विद्युत सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप कि कितना वोल्टेज गिरा है, धारा का प्रवाह में क्या अंतर पड़ा है और प्रतिरोध को निर्धारित कैसे करते हैं उसके बारे में पता करते हैं। तो यह किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है यह इसका वर्णन करता है कि किसी बंद लूप में वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है। ये किरचॉफ का नियम है, पूछता है इंटरमीडिएट में। ये किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है इसे पढ़ने के लिए काफी है कि किसी बंद लूप में, अगर लूप बंद है उसमें वोल्टेज ड्रॉप का योग जो है, कितना वोल्टेज घटा जो है उसका योग जो है वो शून्य के बराबर होता है। अब किरचॉफ का करंट नियम एक वोल्टेज नियम है और दूसरा किरचॉफ का करंट नियम है। अब ये किरचॉफ का करंट नियम क्या कहता है कि किसी नोड में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, इसमें जितना भी धारा प्रवेश कर रहा उसका योग जो है नोड से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य जितना करंट इधर से गया उतना ही करंट उधर से
निकलेगा। यह किरचॉफ का करंट नियम है। इस दोनों को आप लोग ध्यान से इसको याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में खूब पूछता है कि किरचॉफ के कौन-कौन से 2 नियम है। एक हो गया वोल्टेज नियम, दूसरा करंट नियम। अब वोल्टेज नियम क्या है, तो उसमें बंद लूप में वोल्टेज ड्रॉप का योग जो वो शून्य होता है, और करंट नियम है कि जितना किसी भी नोड में प्रवेश करने की धारा का योग जो भी नोड से गया था उतना ही धारा उधर से योग से बराबर से किए बाहर निकलेगा। तो यही किरचॉफ का करंट नियम है। अब जरा देखिए कि ओम के नियम का प्रयोग करके हम वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का निर्धारण है। अब देखिए ये मल्टीमीटर को यहाँ दिखाया गया है, इसका माप जो है ओम के नियम का उपयोग करके हमें मल्टीमीटर जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं और उसमें वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को मापा जा सकता है कि कितना उसमें करंट है, कितना धारा है और कितना मतलब कितना वोल्टेज है, कितना धारा है और कितना प्रतिरोध है, इसको हम माप सकते हैं। यह माप देखिए मल्टीमीटर का उपयोग करके वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को हम मापेंगे। ये वोल्टेज, ये दोनों जो है आपको दो अलग-अलग पॉजिटिव और नेगेटिव में लगाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये कितना इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है। दूसरा देखिए, आप अगर करेंगे कि गणना करेंगे ओम के नियम का उपयोग करके वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को हम निर्धारित करते हैं। इसकी गणना करके जो है कि ओम का नियम का उपयोग किया हमने, कितना वोल्टेज है उसमें वह हमें पता चल जाएगा, धारा कितना है वो, और प्रतिरोध जो है वो भी उसका निर्धारण हमें पता चल जाएगा। उसी तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस सर्किट में कितना वोल्टेज, कितना धारा और प्रतिरोध के मान का हमें निर्धारण करना है, तो यह हमें आसानी से इस मल्टीमीटर के इस्तेमाल से पता चल सकता है। अब देखिए कि यहाँ एक सर्किट है। इस सर्किट में यहाँ यहाँ इतना वोल्टेज है, कितना 25 वोल्ट को दिखा रहा है। यहाँ देखिए कि R1 जो है यानी इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और R2 इसका रेजिस्टेंस ये 30 ओम है। तो अब यहाँ यह जो है यह इसमें आप देखेंगे अब इसमें आपको दे दिया कि कैलकुलेट करना है कि पावर जो है इसमें से कितना ईच रजिस्टर में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, उसको हमें जो है, जबकि ये सर्किट क्या है, ये पैरेलल है, इस सर्किट को हम पैरेलल सर्किट करते हैं। तो पैरेलल सर्किट में कितना जो है ये वोल्टेज है, यह यहाँ एक V1 है रेजिस्टेंस, एक यहाँ रेजिस्टेंस है V2 है और यह एक V3 है। तो इसका इस्तेमाल हम जब करेंगे तो इसमें वोल्टेज जो यहाँ आया है, टोटल करंट कितना हो गया, तो I बराबर I1 और प्लस I2 जो है, यहाँ देखिए ये करंट I1 I2 दोनों को शो कर रहा है। तो इसमें कितना करंट है उसको हम पता करते हैं, और टोटल वोल्टेज कितना है तो V1 प्लस V2 इसको हम पता करते हैं। तो यहाँ देखिए V1 है, V2 और है V3 है। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और R2 है, और यहाँ तो इससे हम पता, तो ओम के नियम का प्रयोग करके हम इस सर्किट में जो शक्ति की गणना है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि शक्ति जो है विद्युत सर्किट में ऊर्जा की दर को हम शक्ति कहते हैं, और ऊर्जा जो है यह ऊर्जा प्रणाली में काम करने की क्षमता है। तो ओम के नियम के उपयोग करके हम सर्किट में शक्ति की गणना आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो शक्ति और ऊर्जा दोनों के पता करने में हमें ओम के नियम का इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग उससे पता लगाते हैं। अब जरा देखिए कि ओम के नियम का प्रयोग करके सर्किट की दक्षता का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखिए आपके पास ये ए ट्रिपल ए पर 2 चार्ज है, फिर 1 चार्ज है, फिर ABCD, इस अनुसार आपको दिखाया कि यहाँ जो है कि ओम का उपयोग करके हम एक विद्युत सर्किट की दक्षता की गणना कैसे करते हैं। इनपुट शक्ति कितना हमने इनपुट दिया और कितना ये जो है हमें आउटपुट निकलता, आउटपुट शक्ति। इनपुट शक्ति सर्किट में प्रवेश करने वाली शक्ति को इनपुट कहते हैं, और आउटपुट जो निकला हुआ उस उत्पादित उपयोगी शक्ति हुआ, और ये दक्षता हो गया कि आउटपुट शक्ति को इनपुट शक्ति से विभाजित करके दक्षता की गणना की जा सकती है कि कितना हमने इनपुट दिया और कितना आउटपुट निकला, ये इसकी दक्षता होती है। तो ओम के नियम पर का प्रयोग करके हम उस सर्किट की दक्षता का निर्धारण करते हैं कि वह सर्किट जो है उसमें क्षमता है कि नहीं, जो हमारे किरचॉफ का नियम कहता है कि वह करंट का जितना करंट हमने दिया वो कितना करंट उसमें से पास हुआ, इसके बारे में हम गणना करके ये पता करते हैं। अब ओम के नियम का प्रयोग करके सर्किट की विश्वसनीयता का भी हम निर्धारण करते हैं। ओम का नियम का उपयोग करके यह जो देख रहे हैं आप, यह विफलता दर को शो करता है कि प्रत्येक घटक के विफल होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। जबकि अगर इसमें करें तो ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ V1 है, V2 है, और इस तरह से अगर हो तो इस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में T/C जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस T/C, तो यहाँ जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी तरह सीरीज में अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को अगर यहाँ यह C है कुलम्ब और यहाँ अगर ऐसा लगा हुआ है तो यह सीरीज को शो करता हो, और सीरीज और पैरेलल अगर दोनों में हो, देखिए ऊपर यहाँ ये सीरीज को शो कर और यहाँ ये पैरेलल है, इसी का पे T/C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को शो करता है। तो यहाँ सर्किट की विफलता के बिना निर्दिष्ट समय तक जो है संचालित होने की
वोल्टेज होने की संभावना यह ओम के नियम के प्रयोग करके ही हम पता लगा सकते हैं कि यह हमें सर्किट की विश्वसनीयता कि ये सर्किट कितना देर चलेगा, इसका इस्तेमाल आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी संयंत्र हैं या इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं इसमें तो इसका इस्तेमाल बहुत दिनों से हो रहा है। और अब तो बहुत ही जो कंपनी ये देती है कि हम इतना दिन का गारंटी देते हैं या वारंटी देते हैं, वो सब इसी पर वो पहले इससे पहले वहाँ फैक्ट्रियों में उसके विश्वसनीयता पे जो है काफ़ी काम किया जाता है और तत्पश्चात ही मार्केट में कोई सामान हम लेकर के आते हैं। तो आइए जो है आगे कुछ देखते हैं कि ओम के नियम का प्रयोग करके सर्किट की लागत का निर्धारण जो है कि कितना सर्किट में हमें खर्च आएगा उसके बारे में हमें पता चलता है। अगर एक विद्युत सर्किट की लागत का निर्धारण करने के लिए सर्किट में क्या-क्या इस्तेमाल होगा, तो उस घटक की लागत क्या होगी, वह कैसा सस्ता होगा। आप देखते होंगे कि 10-20 रुपया में वो टॉर्च जो मिलता है, जो जलता हुआ रहता है 10 रुपया, उसमें भी सर्किट होता है, तब उस सर्किट में कितना खर्च पड़ रहा है, तो ये घटक क्या हमें कितना करंट चाहिए, कितना देर चलेगा। तो ये सभी बातें ओम का नियम के प्रयोग करके ही हमें पता चलता है। तो घटक की लागत जो है जैसे प्रतिरोधक है, कैपेसिटर है, इंडक्टर्स है और अन्य घटक की लागत जो है इसकी गणना करके ये देखिए यह मार्केट में इस तरह के चिप साइट जो हमें मिलते हैं, ये सभी जो है चिप है और ये अलग-अलग जो है जब आप अगर इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम करते हैं या कभी अगर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको इस सब जितनी भी चीज़ दिखाई पड़ रहे हैं सबका काम आपको आप जब भी कोई सर्किट खोलते होंगे, चाहे वो मोबाइल का सर्किट हो या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, टीवी का हो, सबके अंदर आप इस तरह के सामान जो है आपको मिलते होंगे। तो यह जो है आप तो इसका कितना दाम पड़ेगा इस सर्किट के निर्माण में, यह ओम के नियम से हमें पता चलता है। इसमें श्रम लागत कितना पड़ेगा इसको निर्माण में और असेंबलिंग के लिए कितने श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, इसका भी निर्धारण जो है ओम के नियम का प्रयोग करके ही हमें पता चलता है। और संचालन लागत जो है सर्किट को संचालित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये इन सभी बातों की आवश्यकता ओम के नियम में हमें मिलता है। तो आज हम लोगों ने ओम के नियम के विभिन्न प्रयोगों के बारे में जाना और जाते-जाते कि आप सब इस बात को ध्यान में रख लें कि ओम का नियम एग्जाम में पूछता है और एक उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है। तो उसमें कुछ नहीं, ग्राफ पे एक तरफ बी बनाना है, दूसरा जो आय बनाना है और बीच से जो है वो आपको रैखिक जो है उसको दिखाना है। तो इस तरीके से आप ओम के नियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। तो ओम के नियम का जो है इस्तेमाल के विभिन्न बारों में आज हम लोगों ने चर्चा की है जो है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।